हेलो बच्चों, आज की हमारी वीडियो लेखिका कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित है, जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन रोटियां बनाने और बेचने का काम किया करते थे और कई प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। लेखिका खुद उनसे मिल चुकी थी। लेखिका ने अपने इस लेख में कई पीढ़ियों से रोटियां बनाने वाले नसीरुद्दीन के चरित्र और व्यवहार का उल्लेख किया है। लेखिका कहती है कि अगर वह उस दिन मटिया महल नामक मोहल्ले से न गुजरती तो वह ऐसे मसीहा अंदाज के नानबाई मसीहा से कैसे मिल पाती। नानबाई रोटी बनाने और बेचने वाले को कहा जाता है, लेकिन नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता था? लेखिका के अनुसार अगर किसी के पास कोई हुनर है, वह अपने उस हुनर में पूरी तरह परिपक्व है, तो वह अपने उस हुनर का मसीहा कहलाएगा। इसीलिए नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा जाता था, क्योंकि वह कई प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। लेखिका कहती है कि उन्होंने राजनीतिक, साहित्य और कला के हजारों मसीहे देखे थे, लेकिन उस दिन उनकी मुलाकात नानबाइयों की मसीहा से हुई। लेखिका उनसे पहली बार मिलने का किस्सा बताती है कि एक दिन वह जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गड़हिया मोहल्ले से गुजर रही थी। तभी उनकी नजर एक दुकान पर पड़ती है, जहां बहुत सारा आटा रखा हुआ था। आटा देखकर वह समझी कि शायद दुकानदार सेवइयां बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया, तब उन्होंने दुकान में खड़े कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि वह दुकान तो रोटियों का मसीहा यानी भगवान कहे जाने वाले मियां नसीरुद्दीन की दुकान है, जिन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने का तजुर्बा था। मियां नसीरुद्दीन उस वक्त अपनी दुकान के अंदर चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर कई पीढ़ियों के अनुभव की एक चमक थी। उनमें अलग सी एक स्फूर्ति दिखाई पड़ती थी। नसीरुद्दीन रोटियां बनाने के अपने इस खानदानी पेशे पर बहुत गर्व करते थे। लेखिका को उनके बारे में जानने की उत्सुकता होती है, तो वह उनसे प्रश्न करती हैं कि उन्होंने ये रोटियां बनानी कहाँ से सीखी। मियां नसीरुद्दीन किसी भी बात का पहले ही सीधा जवाब नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि जो कपड़ों पर रंग करता है उससे तो नहीं सीखेंगे। फिर उन्होंने अपने बड़े ही खास अंदाज में लेखिका को बताया कि नानबाई का काम तो उनके खानदान में वर्षों से दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। उन्होंने ये काम अपने पिता मियां बरकत शाह से सीखा था, जिन्हें वह अपना गुरु भी मानते थे। नसीरुद्दीन बड़ी शान से बताते हैं कि उनके वालिद यानी उनके पिता और दादा मियां कल्लन अपने समय में बहुत मशहूर नानबाई थे। उनके पिता तो गड़हिया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। आगे जब लेखिका उनसे फिर पूछती है कि ये सीख उनको कैसे मिली, तब नसीरुद्दीन उस बात का बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि किसी भी कार्य या हुनर को सच्ची मेहनत और लगन से सीखा जा सकता है। वह उदाहरण के जरिए लेखिका को समझाते हैं कि जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरुआत होती है, अलिफ एक फारसी वर्ड है, ऐसे ही कच्ची पक्की कक्षा यानी नर्सरी, एलकेजी आदि करते हुए बड़ी क्लासेस में बढ़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी बड़ा काम करने के लिए या हुनर सीखने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियों से या काम करते हुए गुजरना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। आगे नसीरुद्दीन लेखिका से अपना उदाहरण देकर समझाते हैं कि उन्होंने भी ये काम इतनी आसानी से नहीं सीखा था। शुरुआत में भट्टी जलाना, बर्तन मांजना सीखा, तब कहीं जाकर वह रोटी बनाना सीखे थे। वे कहते हैं कि अपने पिता की दुकान पर बैठने का अधिकार भी उन्हें बहुत बाद में मिला। उन्हें पिता की दुकान का सामान गली गली बेचने का भी अनुभव हो चुका था, तब कहीं जाकर ये जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। लेखिका उनसे और सवाल करती हुई और नानबाइयों के बारे में भी पूछती हैं कि रोटी बनाने वाले तो यहाँ और भी हैं, फिर उनकी दुकान में ही ऐसी क्या खास बात है। तब नसीरुद्दीन बताते हैं कि नानबाई तो बहुत होंगे, पर हमारे जैसे खानदानी नहीं। मियां नसीरुद्दीन बड़े गर्व से अपने पूर्वजों की बात बताते हैं कि पुराने समय में बादशाहों की हुकूमत थी, तो एक बार बादशाह सलामत ने यहाँ पर, उन्होंने बादशाह का नाम नहीं लिया है, वे कहते हैं कि बादशाह ने उनके बुजुर्गों को आदेश दिया
कि बिना पानी और आग की कोई चीज बनाकर दिखाओ। उनके पूर्वजों ने वो चीज बनाकर दिखा दी। अब बादशाह सलामत बड़े खुश हुए, लेकिन मियां नसीरुद्दीन इस बात का जिक्र नहीं करते कि उनके पूर्वजों ने ऐसा क्या बनाया था। मियां नसीरुद्दीन अपने पूर्वजों पे बहुत गर्व करते थे, उनकी प्रशंसा किया करते थे। उन्होंने लेखिका से कहा, एक खानदानी नानबाई में इतना हुनर होता है कि वह कुएं में भी रोटी पका सकता है। जब लेखिका इस कहावत के बारे में पूछती हैं कि क्या ये सच है, तो वह भड़क जाते हैं और उस बादशाह के बारे में पूछने पर कि उस बादशाह का नाम क्या था, तो वह इधर उधर की बातें करने लगते हैं। शायद उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह बार बार लेखिका द्वारा किए गए प्रश्न को टाल रहे थे। लेखिका के प्रश्नों से बचने के लिए उन्होंने अपने कारीगर बब्बन मियां को भट्टी जलाने का आदेश दिया। लेखिका उनके घर, परिवार, बच्चों के बारे में भी जानना चाहती थी, लेकिन वह समझ गई थी कि मियां नसीरुद्दीन अब कोई जवाब नहीं देना चाहते। दरअसल वह लेखिका के प्रश्नों से भड़क गए थे। तब लेखिका बात बदलते हुए कारीगरों के मेहनताने की बात करने लगती है। मियां बताते हैं कि वह अपने कारीगरों को 2 रुपए मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की मजदूरी देते हैं। अब लेखिका को रोटियों के बारे में जानने की इच्छा होती है कि वहाँ कितने प्रकार की कैसी कैसी रोटियां बनाई जाती हैं। तब नसीरुद्दीन उन्हें रोटियों के नाम गिनाते हैं, जैसे बाकरखानी, शीरमाल, बेसनी, ताफ्तान, खमीरी आदि रोटियों के नाम गिनाते हैं। नसीरुद्दीन तुनकी रोटी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। वह अपने पुराने जमाने को याद करते हुए कहते हैं, पहले के समय में खाने और पकाने का बहुत शौक था, लेकिन अब वह शौक नहीं रहा और ना ही इन चीजों की कोई कदर रह गई है। अब तो सभी लोग तंदूर की मोटी रोटियां ही पसंद करते हैं। ये बोलते हुए मियां थोड़ा निराश हो जाते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।